आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो चैप्टर की हेडिंग समझनी पड़ेगी, जैसे कि मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, है ना। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। अपने आसपास में अगर कोई भी किसी भी तरह का केमिकल चेंज होता है, यानी कोई भी रासायनिक परिवर्तन किसी भी चीज़ में हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, किसी भी तरह का केमिकल चेंज। तो अब देखो, जैसे केमिकल चेंज अब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अपन इसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं ना, क्रियाकलाप करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा। क्या लिया? 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का क्या लिया, रिबन लिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया, हाँ, उसके बाद अपन ने इसको क्या किया, देखो ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा ने अपन ने क्या ले लिया, मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। इसके बाद अपन ने इसको किया हीट, मतलब इसको गर्म किया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसको गर्म करने पे क्या होगा, तो इसको गर्म करने पे होगा कि देखो नीचे वाली जो, जैसे अपन किसी भी चीज़ को गैस वगैरह पे गर्म करते हैं, तो गैस की जो लौ होती है, ये वाली जो फ्लेम होती है, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है, थोड़ा सा ब्लूइश होता है, नीला होता है। तो देखो जब अपन इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ नीचे से तो नीली आग आएगी, पर ऊपर क्या होगा, ऊपर ये जब जलेगा, ये पूरा मैग्नीशियम जलेगा, तो ये कौन सी फ्लेम आएगी इसमें, वाइट फ्लेम्स आएंगी, मतलब सफ़ेद ज्वाला के साथ जलेगा ये। ठीक है, अब असल में तो देखो यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है, अपन ने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, इसको बर्नर पे रखा, इसको गर्म किया, तो इसमें एक चेंज आया। और ये जो चेंज है, कोई भी तरह का केमिकल चेंज, मैंने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन होती है। तो अब यहाँ पे चेंज आया, तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अब एक दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि आपने मतलब एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, है ना। आपने ये था बीकर के अंदर क्या किया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, है ना। क्या है ये, लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, देखो लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अपन ने डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड, ऊपर से क्या डाल दिया अपन ने इसमें, पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। तो अब क्या होगा, हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो इसका कलर था, जो यहाँ पे जो कलर मान ले पहले किसी कलर में था, अब इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज। ठीक है, तब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो केमिकल में चेंज हुआ है, तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन है ना। अब एक और एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, क्या दी हुई है कि आपने कोनिकल फ्लास्क लिया या फिर कोई भी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सबसे पहले अपन ने डाला क्या, एक जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। जिंक होता है ना, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, Zn, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब इस पे ऊपर से क्या डाला, या तो HCl डाला या फिर क्या डाला, H2SO4 डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि इन ये जो जैसे मान लिया एक टुकड़ा है, इसके आसपास क्या होगा, ऐसे कुछ कुछ आपको रिएक्शन होती हुई ऐसे ऐसे दिखेगी, है ना। तो अब यहाँ पे भी कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई तो केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें देखी कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है ना। तो कुल मिला के अब केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे, अगर मतलब केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि जब अपन कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो या तो किसी चीज़ की स्टेट में चेंज हो, चेंज इन स्टेट, है ना, या तो किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन हो, है ना, अवस्था में परिवर्तन हो, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर उस चीज़ के कलर में चेंज हो, चेंज इन कलर, तो हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हुई है ना। या फिर उसमें से गैस का इवोल्यूशन हो, है ना, मतलब उसमें से गैस निकले, गैस का निष्कासन हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। और या फिर उसमें उसके टेम्परेचर में चेंज हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो चार चीज़ें क्या क्या हो गई कि हम कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, या तो उसके स्टेट में यानी अवस्था में परिवर्तन हो, या फिर उसके कलर में चेंज हो यानी रंग में चेंज हो,
या उसमें से गैस निकले या फिर उसमें टेम्परेचर चेंज हो, है ना, यानी तापमान में परिवर्तन। अब जैसे कि क्या अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था कोई चीज़, जैसे कि वो था मैग्नीशियम का रिबन था, मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने जलाया था, यहाँ पे मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने जलाया था तो हुआ क्या था कि वो एक वाइट मतलब सफ़ेद रंग की आग के साथ जला था। अब ये सफ़ेद रंग की आग के साथ जलने के बाद उसका क्या हुआ था कि वो एकदम छोटे से एकदम चूर्ण होता है ना, एकदम पतला सा बुरादा जैसा, उसमें बदल गया था। तो अब देखो पहले ये एकदम सॉलिड था, एकदम सॉलिड था ये रिबन, अब ये किस में बदल गया, एक पाउडर में बदल गया, वो भी किस कलर के, वाइट कलर के पाउडर में बदल गया। तो इसकी स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जैसा ये पहले था उससे तो चेंज हो गया ना। तो ये क्या हो गया, चेंज इन स्टेट है, तो इसको अपन केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, कह सकते हैं एक्टिविटी 1 को, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। अब देखो दूसरा चेंज इन कलर, जब आपने इसके अंदर पोटेशियम, जो आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर अपन ने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया था, तो हमने क्या देखा था कि इसके कलर में चेंज हुआ था। अगर इसके कलर में चेंज हुआ तो ये भी केमिकल रिएक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, सेकेंड एक्टिविटी में हुई थी, है ना। उसके बाद अपन ने क्या किया था कि उसके अंदर अपन ने एक फ्लास्क के अंदर अपन ने जिंक डाला था और जिंक के अंदर अपन ने H2SO4 डाला था, HCl डाला था। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा अपन को छोटे छोटे बुलबुले टाइप दिखे थे इसके चारों तरफ। तो वो बुलबुले असल में क्या थे, वो बुलबुले गैस के बुलबुले थे, ठीक है। वो भी कौन सी गैस के बुलबुले थे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले थे। तो हम क्या कह सकते हैं, उससे में से गैस निकली थी थर्ड एक्टिविटी में, अगर गैस निकली थी तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते वो केमिकल रिएक्शन थी, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो टेम्परेचर चेंज मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, अब जैसे कि आप सेकेंड एक्टिविटी के बाद फिर से ले लो, सेकेंड एक्टिविटी जो आपने की थी, सेकेंड एक्टिविटी के अंदर आपने जब लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया था, है ना, तब तो कलर में चेंज हुआ था। और थर्ड एक्टिविटी में आपने जब जिंक के अंदर H2SO4 या HCl डाला था, तो और आप अगर इसके बीकर को उस टाइम छू के देखोगे, अगर उस टाइम आप इस बीकर को छू के देखोगे तो इसके मतलब जो टेम्परेचर है या तापमान है वो भी क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो तापमान में परिवर्तन यानी टेम्परेचर चेंज से भी अपन कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। कुल मिला के 4 चीज़ें हैं जिनको देख के हम क्या कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। या तो किसी चीज़ की स्टेट में चेंज हो, है ना, अवस्था में परिवर्तन हो, या उसके कलर में चेंज हो, रंग में परिवर्तन हो, या उस चीज़ को किसी चीज़ में मिलाने से गैस निकले, है ना, या फिर उसके टेम्परेचर में तापमान में परिवर्तन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। कुल मिला के पहले तो आपने क्या कहा था कि अगर कोई भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया हुई है यानी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए हमको मतलब हमारे आसपास अगर कोई भी तरह का केमिकल चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। अब अपन ने और इसको स्पेसिफिक कर दिया कि 4 चीज़ें, या तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो, स्टेट में चेंज हो, या उसके कलर में चेंज हो, या उसमें से गैस निकले, और या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या है चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब केमिकल रिएक्शंस की तो बात हो गई, किन को कहते हैं, कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब जैसे कि अपन फर्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं कि अपन ने क्या किया था, मैग्नीशियम लिया था, है ना, क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, क्या लिया था, मैग्नीशियम, है ना। इसको अपन ने हीट किया था। अब हीट करेंगे तो क्या हुआ, एक तो टेम्परेचर, साथ साथ में अपने एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन, वो ये दोनों रिएक्ट करते हैं और एंड में क्या देते हैं, एक वाइट पाउडर देते हैं ना। वो वाइट पाउडर असल में किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की, आपस में अभिक्रिया की, और क्या दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये किसी भी अपन जब इसको एक बड़े रूप में भी लिख सकते थे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, है ना। ऐसे एकदम बहुत बड़ी लाइन भी लिख सकते थे, पर अपन अगर इसको एकदम शॉर्ट करके, छोटा करके ऐसे लिखें तो इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, है ना। मतलब अगर अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, एकदम छोटे से छोटे रूप में लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से। मतलब ऐसे लिखने के बजाय कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आई ये बात। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पूरा मैग्नीशियम लिखने की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सिर्फ Mg लिख सकते हैं, क्योंकि इसका केमिकल सिंबल होता है ना। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन को अपन क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन क्या लिख सकते हैं, MgO लिख सकते हैं। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया कि लिखा गया है ना। तो अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल क्या क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि जो रिएक्टेंट्स हैं यानी जो अभिकारक हैं, क्या हैं, अभिकारक, उनको कहाँ लिखना है, बाईं ओर लिखना है। कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। कहाँ लिखना है, बाईं ओर। और जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसको अपन को किस साइड लिखना है, राइट हैंड साइड में। जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ लिखना है, जो उत्पाद है उसको कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में, यानी कि कहाँ लिखना है, दाईं ओर। सबसे पहली चीज़ तो क्या पता चल गई कि कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी अभिकारक हैं यानी जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे यानी बाईं ओर लिखे जाएंगे। और जो भी उत्पाद है वो कहाँ लिखे जाएंगे, दाईं ओर लिखे जाएंगे यानी राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब और क्या क्या रूल है कि यहाँ पे जो ये आप किसी भी रिएक्टेंट, जो दो रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी दो अभिकारक जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनके बीच में आपको कैसा, कौन सा मार्क लगाना होगा, प्लस का, क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं ना, आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा मार्क लगाओगे आप, प्लस का, ठीक है, एडिशन का। और अब रिएक्टेंट से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, अभिकारक से आपको क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, अभिकारक से आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में आप कैसा एरो बनाओगे, और इस एरो का जो हेड होगा वो किस साइड होगा, प्रोडक्ट की साइड होगा। किस साइड होगा, प्रोडक्ट की साइड होगा, ठीक है। तो दो रूल पता चल गए। पहला रूल तो क्या कि हमेशा जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट है उसको किस में लिखना है, राइट हैंड साइड में। हिंदी में क्या बोलेंगे कि आपको अभिकारकों को लिखना है बाईं ओर और उत्पादों को लिखना है दाईं ओर, ठीक है। और इसमें अगर आपने जो दूसरा रूल क्या था कि जो आपको ये एरो बनाना है किसके किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो आपको एरो बनाना है, उसका जो हेड है वो किस साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट की साइड होना चाहिए, ठीक है। और जो आपस में जितने भी रिएक्टेंट्स, जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, जो दो अभिकारक है आपस में रिएक्शन या अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इनके बीच में आपको कौन सा मार्क लगाना है, एडिशन का, ठीक है, प्लस का। तो ये समझ में आ गया आपको, केमिकल रिएक्शन लिखनी आ गई है ना। अब अगला क्या टॉपिक है कि अब केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे, है ना। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका तो यही है, पहला तरीका मतलब जो तरीका है वो यही है कि भाई आपने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसका प्रोडक्ट लिख दिया, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा आगे और क्या सीखना है इसमें कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, यानी वो जो ये जो आपने अभिक्रिया लिखी है वो संतुलित है या नहीं। संतुलित होना मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड होना मतलब क्या होता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स हैं उतने के उतने एटम, उस टाइप के एटम उस साइड भी उतने के उतने हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना है, एक मैग्नीशियम है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है। अब इस साइड कितने ऑक्सीजन है, इस साइड दो ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे तो कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन। तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई कि नहीं हो गई, अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, यानी कि असंतुलित अभिक्रिया हो गई कि नहीं हो गई। ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, असंतुलित अभिक्रिया, यानी कैसी रिएक्शन हो गई ये, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, इसने दिया ZnSO4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे किस में कंपैरिजन करना होता है, किस में तुलना करनी होती है, किस किस के बीच में तुलना करनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में तुलना करनी होती है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, एक Zn है कि नहीं है, तो इस साइड भी एक Zn है कि नहीं है। इस साइड एक H2 है कि मतलब दो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है कि नहीं है। उसके बाद एक सल्फर है, यहाँ पे भी क्या एक सल्फर है, इधर क्या है चार ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है चार ऑक्सीजन है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जिस टाइप के जितने जितने एटम, जितने जितने परमाणु हैं उतने के उतने उस साइड में भी उतने के उतने ही है। तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, एक तरह की बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, यानी कि एक तरह की संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया कि आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है और कौन सी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, मतलब कौन सी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया और कौन सी अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया, पहचान में आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे चलो, बैलेंस्ड रिएक्शन तो पहले से बैलेंस्ड है ना।
पहली बात तो चलो ये पता करते हैं कि बैलेंस रिएक्शन जो होती हैं उनका चलो कोई बात नहीं, पर जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है उनको बैलेंस करना जरूरी क्यों है? मतलब असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने देखो कक्षा मतलब नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, आपने एक रूल पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये पढ़ा था नाइन्थ क्लास के अंदर। क्या था इसमें, इस रूल में क्या था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, न तो मास, जो नया मास है, न तो मास बनता है न घटता है। मतलब क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी भी जो द्रव्यमान होता है वो न तो बढ़ता है और न ही घटता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो मास ऐड होता है न मास कम होता है, ठीक है। तो देखो इसी का ही अपने को यहाँ पे इसी कारण से अपने को जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है उनको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मतलब अपन पहला एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस रिएक्शन का, क्या था, Mg प्लस O2 क्या दिया था, MgO। एक Mg तो था ही, पर 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन थी। तो मैंने क्या बोला, जो अपन उसकी बात करते हैं यहाँ पे जितना मैग्नीशियम का यहाँ पे मास होगा उतना उतना इस मैग्नीशियम का यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का मास है और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन का मास है, तो यहाँ वाला मास कम हो गया ना। पर अपन ने अभी जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, उसके हिसाब से तो क्या कहा था वहाँ पे कि दोनों साइड के जो मास है वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि न तो मास ऐड होता है केमिकल रिएक्शन में, न मास कहीं जाता है, पर यहाँ पे तो मास चला गया ना। यहाँ पे किस किस का मास है, एक मैग्नीशियम का और 2 ऑक्सीजन का, है ना। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन का मास है, तो यहाँ पे मास कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि मास कम हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है कि द्रव्यमान या मास कभी भी कम नहीं हो सकता किसी केमिकल रिएक्शन में। तो अगर केमिकल रिएक्शन में मास कम नहीं हो सकता तो इसीलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस। बैलेंस मतलब कैसे करते हैं, अब देखो बैलेंस करने के लिए भी अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इससे पहले इसी रिएक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले ढूंढो कि कौन कौन सी चीज़ें अनबैलेंस है। मैग्नीशियम तो मतलब बैलेंस है पहले से ही, अनबैलेंस तो है नहीं है। ऑक्सीजन अनबैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है अपने को। जैसे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब क्या हो गया, इस साइड 2 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। पर साथ ही साथ में मैग्नीशियम भी अब 2 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो फिर से अब वापस मतलब इसका कंपैरिजन करो, तुलना करो कि 2 ऑक्सीजन तो यहाँ कितने, 2 ऑक्सीजन है, एक मैग्नीशियम तो यहाँ कितने, 2 मैग्नीशियम। तो अब क्या करो, अब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए और यहाँ पे एक मैग्नीशियम रह गया, तो इस मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये इस तरह से मतलब एक रिएक्शन पूरी की पूरी क्या हो गई, अब देखो अब बैलेंस हुई कि नहीं हुई। देखो इस साइड भी 2 मैग्नीशियम, इस साइड भी 2 मैग्नीशियम, इस साइड 2 ऑक्सीजन, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन। समझ में आई ये बात। अब देखो चलो एक और अच्छे से समझते हैं इसको, है ना, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन को अपन जब बैलेंस करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे कि एक अच्छी रिएक्शन लेते हैं, Fe प्लस H2O देता है Fe3O4 प्लस H2O। तो सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट है इसका, जो चरण 1 है, सबसे पहला जो इसका चरण है, चरण 1, वो क्या है, देखो कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको इनको सबको एक बॉक्स में बंद कर दो। जैसे ये सारी जो पूरी रिएक्शन थी, जैसे क्या लिखा हुआ था, Fe था, H2O था, Fe3O4 और H2O। तो इन सबको आप क्या कर दो, एक बॉक्स में बंद कर दो। जैसे कि Fe लिखा, एक बॉक्स में बंद कर दिया, H2O लिखा, एक बॉक्स में बंद कर दिया, Fe3O4 लिखा, एक बॉक्स में बंद कर दिया, है ना। चलो ये दिख नहीं रहा है ना, इस साइड थोड़ा, इस साइड लिखते हैं। Fe था, इस पर रख दिया बॉक्स, H2O था, इस पर लगा दिया बॉक्स, फिर Fe3O4 था, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, और H2O था, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला चरण क्या है कि जितने भी यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे Fe, H2O, Fe3O4, H2O लिखे हुए थे, इन सबको आपने क्या कर दिया, बॉक्स में इन सबको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, यानी चरण 2 की।
अब आपको क्या करना है चरण 2 के अंदर, आपको एक सारणी बनानी है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, देखो इस टेबल में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ये आपने यहाँ पे क्या की, एक टेबल बनाई है ना। इस टेबल में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व है ना, कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है ना, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखना है राइट हैंड साइड में यहाँ पे कितने एटम है, ठीक है। तो अब देखो अपन करते हैं यहाँ पे कि पहली बात तो इस पूरी रिएक्शन में ढूंढो कौन कौन से एटम है, एक तो Fe है ना, कौन कौन से तत्व हैं, बाईं ओर कितने कौन से परमाणु हैं और दाईं ओर कौन से परमाणु हैं। सबसे पहले तो आपने जब देखा कि यहाँ पे कौन कौन से परमाणु, देखो कुल मिलाकर परमाणु, एक तो है आयरन, सबसे पहले लिख दिया आयरन, उसके बाद एक है हाइड्रोजन है ना, एक लिख दिया हाइड्रोजन, परमाणु लिखने हैं, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन। तो ये 3 परमाणु है कि नहीं इस पूरे रिएक्शन में, 3 परमाणु हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो ध्यान से कि बाईं ओर कितने परमाणु है ना, नंबर ऑफ एटम्स है ना, कितने परमाणु हैं, दोनों साइड का लिखना है। तो देखो दाईं और बाईं ओर कितने परमाणु हैं, आयरन के कितने परमाणु हैं बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है कि नहीं है। राइट हैंड साइड में आयरन कितने, देखो राइट हैंड साइड में आयरन कितने, Fe3 है, कितने 3 Fe है कि नहीं है। उसके बाद अब देखो हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं ओर कितने हाइड्रोजन है, देखो ये बाईं ओर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है कि नहीं है। और दाईं ओर कितने हाइड्रोजन है, दाईं ओर भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर कितने ऑक्सीजन है, बाईं ओर एक ही ऑक्सीजन है सिर्फ, है ना। और दाईं ओर कितना ऑक्सीजन है, दाईं ओर कितने ऑक्सीजन है, ढंग से गिनना देखो, O4 है यानी 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 और 1 कितना हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए। तो अब देखो ये आपने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने सारे के सारे जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी जितने भी अभिकारक और उत्पाद थे उन सबको बॉक्स में बंद कर दिया है ना। उसके बाद आपने स्टेप 2 में क्या किया, एक टेबल बनाई जिसमें आपने लिखा कि पहली बात तो इसमें इस पूरी रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्ट ले रहे हैं, कौन कौन से तत्व इसमें भाग ले रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर आपने क्या किया कि इसमें जो जो तत्व भाग ले रहे हैं वो बाईं ओर कितने तत्व भाग ले रहे हैं और दाईं ओर कितने तत्व भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आपने बना दिया पूरा। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। साइड में एक छोटी सी अपन सारणी बना लेते हैं, क्या लिखा था FeHO, इस साइड कितने थे, यहाँ पे था 1 2, और ये लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे 3 2 और 4। तो देखो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की यानी चरण 3 की, ठीक है। स्टेप 3 यानी चरण 3, इसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा जो अनबैलेंस चीज़ थी, जैसे देखो यहाँ पे तो सिर्फ 1 था और इधर 3 था, सिर्फ 2 का फर्क आया, यहाँ पे क्या था बराबर बराबर थे, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4 था, यानी 3 का फर्क आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो अनबैलेंस यानी जो असंतुलित चीज़ थी उसको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो रिएक्शन भी लिख देता हूँ, आसानी रहेगी, है ना। क्या थी FeH2O, क्या बना Fe3O4 और साथ में H2, ठीक है। तो अब देखो इन सबको अपने बॉक्स में बंद किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा जिसमें डिफरेंस आ रहा था, सबसे ज़्यादा जिसमें अंतर आ रहा है वो कौन है, ऑक्सीजन है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ 1 था और राइट हैंड साइड में कितने हो गए 4 हो गए। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे थे 4 ऑक्सीजन, कितने थे 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं, चलो एक बार फिर से बड़ी बड़ी रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। देखो बॉक्स बनाने का मतलब क्या था, पहले स्टेप में बताना भूल गया था मैं। बॉक्स बनाने का मतलब क्या था, आखिर आपने बॉक्स बनाए क्यों थे। बॉक्स बनाने का मतलब ये था कि इन बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी है आपने, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इन सब बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी है उसमें आपको पूरी रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त, इस पूरी रिएक्शन को संतुलित करते समय किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है। मतलब ये Fe ऐसा कैसा लिखा हुआ रहेगा, ये H2O ऐसा कैसा लिखा रहेगा, सब कुछ ऐसा कैसा, बिल्कुल Fe3O4 है Fe3O4 का Fe3O4 लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ ऐसा कैसा इसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि अब आप स्टेप 3 में आ गए हो, आपको सबसे पहले बैलेंस करना है उस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ 1 ही है और राइट हैंड साइड में कितनी है 4 है, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो अपन छोटी चीज़ को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो अपन इस पूरे बॉक्स में 1 ऑक्सीजन है। अगर अपन ऐसे ऐसे 4 बॉक्स ले लें, अगर यहाँ पे तो देखो इस एक बॉक्स के अंदर ही 4 ऑक्सीजन है और इस एक बॉक्स के अंदर तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो इस पूरे बॉक्स को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऐसे ऐसे 4 बॉक्स ले तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, दोनों साइड हो जाएगी ना, बिल्कुल ठीक है।
ये अपन ने कर दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन इसके बाद दूसरी चीज़ की बात करते हैं। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई अपनी, है ना। अब देखो उसके बाद मतलब अगली बात अपन किसकी करते हैं। अभी ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, पार्टली बैलेंस्ड है, मतलब पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप से संतुलित हुई है अभी, ठीक है, पूरी तरह से अभी बैलेंस नहीं हुई है, ठीक है। अब बात अपन करते हैं दूसरी चीज़ की। अब देखो इसको अपन ने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो अपने पास एक नई टेबल आएगी कि नहीं आ गई, कि अब नए टेबल के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग परमाणु हो गए, एटम्स हो गए। जैसे क्या थे, देखो अभी तक तो दो दो हाइड्रोजन, मतलब दो दो हाइड्रोजन थे दोनों साइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो गए अब भाई, देखो एक बॉक्स के अंदर 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे ऐसे 4 बॉक्स में कितने होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे। अभी 2 की जगह कितने हो गए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 8 हो गए, है ना। और इस साइड, अब देखो इस साइड तो 2 के 2 ही रहे कि नहीं रहे। तो देखो अब यहाँ पे इस वाली टेबल में भी फर्क आ गया। आपको कहीं पे भी ये टेबल और ये स्टेप बनाने नहीं होते, बस एक सीखने का तरीका है, ठीक है। मैं बस बना रहा हूँ रफ में, आप मैं मिटा रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कोई मिटाएंगे कैसे। कुल मिला के आपको ये टेबल और ये सब स्टेप कहीं नहीं बनाते, आपको सीधी रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या किया, बॉक्स बनाए, क्योंकि बॉक्स के अंदर की चीज़ को अपन को चेंज नहीं करना था। उसके बाद अपन ने क्या किया, ये टेबल बनाई जिसमें अपन को पता चला कौन से में क्या क्या डिफरेंस था। अब देखो, अब ऑक्सीजन वाला चीज़ तो बैलेंस हो गई, क्या हुई देखो, इस बॉक्स में 1 ऑक्सीजन, 4 बॉक्स में 4 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। इस साइड एक ही बॉक्स में ऑक्सीजन थी और वो 4 थी, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। पर अब 2 चीज़ें अनबैलेंस बच गई, एक तो हाइड्रोजन और एक आयरन। तो अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो इस साइड एक बॉक्स में 2 हाइड्रोजन, तो 4 बॉक्स में 8 हाइड्रोजन, इस साइड 8 हाइड्रोजन है, तो इस साइड कितने, सिर्फ एक बॉक्स में 2 हैं। तो ऐसे कैसे यहाँ पे भी मैं 4 बॉक्स ले लूँ तो ये भी 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले वाली जो सारणी थी, जो टेबल थी, उसके हिसाब से अपन ने जो देखा कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन में आया, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, संतुलित कर दिया। अब दूसरी बार में अपन ने क्या किया कि अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, हाइड्रोजन में आ रहा है, तो अपन ने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। क्या किया देखो, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कितने बॉक्स थे, 4 बॉक्स थे, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन 4 बॉक्स लाए थे यहाँ पे। तो एक बॉक्स के अंदर 2 हाइड्रोजन, तो 4 बॉक्स में कितने हुए, 8 हाइड्रोजन हो गए, है ना। और ये यहाँ पे अब इस साइड बैलेंस करना है, अब यहाँ पे एक बॉक्स में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी अगर ऐसे कैसे अपन 4 हाइड्रोजन के बॉक्स ले आए, मतलब 4 बॉक्स ले आए, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, है ना। अब कौन बचा, देखो लास्ट में आयरन बचा है, Fe बचा है ना। इस आयरन को अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब आयरन को भी हाँ, तो अब देखो जैसे कि अपन ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन से, लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन से। अब बात करते हैं, अब बचा कौन है, आयरन। देखो इस साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन, एक आयरन है, और राइट हैंड साइड में 3 आयरन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स में 3 आयरन है और यहाँ पे एक बॉक्स में एक ही आयरन, तो ऐसे ऐसे अगर 3 बॉक्स लें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 आयरन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब देखो कुल मिला के अपन ने आयरन को भी यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो अब लास्ट वाली रिएक्शन अपन ने अपने पास क्या आई, 3 आयरन है, अब बॉक्स हटा सकते हैं, ठीक है। 4 वाटर है H2O, एक Fe3O4 है, और 4 क्या है, H2 है। आप चेक कर सकते हो फिर से, देखो 3 आयरन है ना, 4 to 8 मतलब 4 और 2, मतलब देखो एक बॉक्स में कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो 4 बॉक्स में कितने होंगे, 8 होंगे, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। वैसे यहाँ पे भी एक बॉक्स में कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो 4 बॉक्स में कितने होंगे, 8 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो 8 हाइड्रोजन दोनों साइड हो गई। ऑक्सीजन देखो एक बॉक्स में एक ऑक्सीजन, तो 4 बॉक्स में 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बॉक्स में 4 ऑक्सीजन, तो देखो सब चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो अपन ने क्या किया कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, एक असंतुलित अभिक्रिया को एक बैलेंस्ड रिएक्शन यानी एक संतुलित अभिक्रिया में बदल दिया, ठीक है। अब देखो, अब एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है H2, देखो एक एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस Cl2 देता है HCl, ठीक है। क्या है, H2 प्लस Cl2 देता है HCl। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले सब चीज़ों को बॉक्स में बंद करना है, तो अपने बॉक्स में बंद कर दिया, है ना। एक बार स्टेप से कर लेते हैं, उसके बाद बिना स्टेप के करेंगे, ठीक है। बॉक्स में बंद कर दिया। अब क्या कर लेते हैं अपन, एक बार छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं। उस छोटी सी टेबल में क्या लिखना है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं दोनों साइड में। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स में 2 हाइड्रोजन है ना। और राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, एक बॉक्स में 1 हाइड्रोजन है। इसमें कितना है, क्लोरीन के मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो ढंग से। यहाँ पे तो गैप एकदम, मतलब ये भी 2 है, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 2 है और उस साइड 1 है,
क्लोरीन भी इस साइड 2 है और साइड 1 है, तो अपन को क्या करना है, दोनों का गैप तो सेम ही है, तो सीधा अपन क्या करते हैं, देखो इसमें एक बॉक्स में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक बॉक्स में 1 हाइड्रोजन है, तो अपन अगर ऐसे ऐसे 2 बॉक्स ले आए तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में। अब देखो अपने आप ही यहाँ पे बिना कुछ किए ही कौन यहाँ पे बैलेंस हो गया, कौन बैलेंस हो गया यहाँ पे अपने आप, क्लोरीन है ना। तो देखो 2 क्लोरीन है एक बॉक्स में, यहाँ पे एक बॉक्स में 1 क्लोरीन, तो 2 बॉक्स में कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। ये देखो अपन इस रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल है, देखो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसके साथ में बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये थोड़ी सी कैसी रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है ना। इसको और अच्छे से अपन करते हैं, देखो फिर से अपन सब चीज़ें बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, बॉक्स बना दिए, चारों तरफ बना दिए, है ना। अब देखो फिर अपन ने क्या किया, एक ये भी बना लिया अपन ने टेबल, है ना। टेबल में देखो क्या क्या लिखेंगे, एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है, एक सल्फर है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। देखो एक तो क्या क्या है, देखो क्या क्या है, एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है, एक हाँ। तो देखो क्या क्या था दोनों साइड में, एक तो बेरियम था, है ना, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 5 चीज़ें ही हैं, ठीक है। अब कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक बेरियम है, एक बॉक्स में 1 है, तो कुल मिला के 1 ही हुआ ना यहाँ पे, है ना। उसके बाद 2 कितने हैं, एक बॉक्स में 2 क्लोरीन है ना। इस एक बॉक्स में 2 एल्यूमिनियम है। इस एक बॉक्स में देखो ढंग से देखना, इस बॉक्स के अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इस ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें वो 3 बार है। यानी देखो एक सल्फर नहीं है, कितने सल्फर हैं, 3 सल्फर है। तो एक इसमें कितने सल्फर हैं, 3 सल्फर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो इस एक के अंदर तो 4 ऑक्सीजन थे, इस ब्रैकेट के बाद 3 ऐसे ऐसे 3 मतलब SO4 है, यानी 4 और 4 और 4 कितने हो गए, 12, है ना। एक बॉक्स में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, है ना। राइट हैंड साइड में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे क्या है, बेरियम है, एक यहाँ पे क्या है, सल्फर है, 4 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है, 3 यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो अब ढंग से देखोगे तो सबसे ज़्यादा गैप किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में ही आ रहा है ना। तो ऑक्सीजन में सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कितने ऑक्सीजन है, पहले से 12 ऑक्सीजन है। इस साइड कितने हैं, 4 हैं। तो इस एक बॉक्स में अगर 4 हैं और इस ऐसे ऐसे अगर मैं 3 बॉक्स ले आऊँ तो 12 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, देखो क्या रिएक्शन थी, रिएक्शन थी देखो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट देता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबके ऊपर क्या बना दिए थे, बॉक्स बना दिए थे। तो मैंने क्या बोला, अगर राइट हैंड साइड में आप ऐसे ऐसे 3 बॉक्स और ले आओ तो एक बॉक्स में 4 ऑक्सीजन, तो 3 बॉक्स में कितनी हो गई, 12 ऑक्सीजन हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया, अपन ने कर दिया, ठीक है। अब कुल मिला के इस साइड भी 12 और इस साइड भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। अब बात करते हैं दूसरे, अब और किस में गैप है ज़्यादा, देखो सल्फर में आता है उसके बाद गैप। तो सल्फर का देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 सल्फर हैं, राइट हैंड साइड में अब कितने सल्फर हो गए, देखो एक बॉक्स में अगर 3 सल्फर, एक बॉक्स में अगर 1 सल्फर, तो 3 बॉक्स में कितने हो गए, 3। तो सल्फर तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बात करते हैं अगले की, एल्यूमिनियम की, है ना। एल्यूमिनियम को देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 एल्यूमिनियम, है ना, और राइट हैंड साइड में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 एल्यूमिनियम। तो इसके लिए अब क्या करोगे, देखो इस एक बॉक्स में तो 2 एल्यूमिनियम ही है, पर यहाँ पे एक बॉक्स में 1 एल्यूमिनियम। ऐसे अगर मैं 2 बॉक्स ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और राइट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है ना। उससे पहले देखो अब एक और चीज़ ध्यान से देखो कि एक चीज़ बदल भी गई है, देखो यहाँ पे
बेरियम वाली चीज़ बदल गई कि नहीं बदल गई? देखो यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, तो एक बेरियम बराबर बराबर थे। अब देखो यहाँ पे तो बेरियम एक ही है, पर ऐसे ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स की जगह कितने बॉक्स हो गए? अब 3, तो यानी यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 बेरियम हो चुके कि नहीं हो चुके? हो चुके हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसी को बैलेंस कर दें, है ना। इसको बैलेंस कैसे करेंगे देखो ध्यान से। और क्लोरीन में भी देखो फर्क आ गया। देखो क्लोरीन कितने थे पहले? यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे तो 2 ही हैं। पर यहाँ पे देखो एक बॉक्स में 3 क्लोरीन, तो 2 बॉक्स में कितने हो गए? 6 क्लोरीन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब अपने को किसको बैलेंस करना है? क्लोरीन को भी बैलेंस करना है और बेरियम को भी बैलेंस करना है। तो अपन देखो ज़्यादा जो गैप दिख रहा है वो क्लोरीन में दिख रहा है ना। अब देखो अपन क्लोरीन को बैलेंस करने जाते हैं। देखो इस साइड कितने हैं? 6 क्लोरीन पहले से ही हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स में कितने हैं? 2 क्लोरीन है। तो अगर अब ऐसे ऐसे अगर मैं 3 बॉक्स ले आऊँ तो हो जाएंगे कि हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे कि हो जाएंगे? क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने अब क्या कर दिया, इसको भी बैलेंस कर दिया, क्लोरीन को भी। अब बेरियम अपने आप बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना है? एक बॉक्स में एक बेरियम, तो 3 बॉक्स में 3 बेरियम। यहाँ पे कितना है? एक बॉक्स में एक बेरियम, तो 3 बॉक्स में 3 बेरियम। तो बेरियम भी अपने आप बैलेंस होगा कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई? 3BaCl2 प्लस Al2SO4 gives 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो देखो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, बाकी के आप खुद प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, एक अनबैलेंस रिएक्शन को एक बैलेंस रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक असंतुलित अभिक्रिया से एक रासायनिक संतुलित अभिक्रिया ले आते हैं, ठीक है।